नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम प्रकार के सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा करके हो रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS एक्सेस जो सब्जेक्ट है DCA PGDCA और BCA के लिए DBMS के नाम से सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पूर्व के प्रैक्टिकल में मैंने आप सभी लोगों को बताया था, कल की जो मैंने क्लास लिया था एक्सेस की, उसमें एक्सेस का सामान्य परिचय, तो आप क्लास नंबर 1 पर आप उसको देख सकते हैं। मैं आपके लिए थ्योरी क्लास प्लस प्रैक्टिकल क्लास दोनों क्लास एक ही प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करते रहूँगा। तो सारा प्रैक्टिकल मैं आपको इसी एक ही प्लेलिस्ट के अंतर्गत बताने वाला हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस के बारे में जानेंगे। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। व्हाट इज डेटाबेस? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो दोस्तों, डेटाबेस का मतलब होता है जानकारी, डेटा का मतलब होता है जानकारी, बेस का मतलब होता है आधार और मैनेजमेंट का मतलब होता है रखरखाव। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जब हम किसी जानकारी को एक बेस बना करके, एक आधार बना करके जब रखते हैं, या फिर एक आधार बना करके हम जब उसको एक साथ जब एक्सेस करते हैं, तो उसी को कहा जाता है डेटाबेस। और इसी को बोला जाता है, जब पूरा काम ही जब होता है, इसको कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस में विभिन्न प्रकार के टेबल्स होते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड होता है, क्यूरी होती है, इत्यादियों का समूह होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम डेटाबेस में, यानी कि डेटा, जब कोई भी जानकारी आप इसमें ऐड करते हैं, तो इसके लिए होता है, इसे डेटाबेस कहा जाता है, यानी उसको रिकॉर्ड कहते हैं। डेटाबेस को अगर चालू करना है तो हम सामान्य परिचय मैंने आपको बता चुका था। डेटाबेस मतलब कि डेटाबेस का सामान्य परिचय भी मैंने आपको बता दिया था कि MS एक्सेस क्या है। तो ये MS एक्सेस का जो प्रोग्राम था, ये मैंने कल आपको बता चुका था कि MS एक्सेस क्या है, इसको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको कल मैंने बताया था, जिसमें ब्लैंक डेटाबेस बना करके मैंने बताया था इस प्रकार से हम इसको क्रिएट करके डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं। ये एक डेटाबेस मैंने आपको कल समझाया था, इसके बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बताया था। तो आप उस प्रैक्टिकल को कर लीजिएगा। वीडियो क्लास नंबर 1 पर है वो वीडियो, उसके आप देख सकते हैं। वीडियो के ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक शो हो रहा है, तो आप वहाँ जाकर के भी आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम थ्योरी की बात करते हैं। तो डेटाबेस विभिन्न प्रकार के टेबल, रिकॉर्ड, क्यूरी आदि का समूह होता है, जो कि एक फाइल के रूप में सेव रहता है। फ्रेंड्स, किस रूप में सेव रहता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ये जो होता है हमेशा किस रूप में सेव होता है, तो फाइल के रूप में सेव होता है। किस रूप में सेव होता है? फाइल के रूप में सेव होता है। इसको आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्यूटर की टेक्निक में आधुनिकीकरण के साथ साथ प्रोसेसिंग शक्ति, प्रोग्रामिंग नीति और ऑपरेटिंग सिस्टम तथा फिजिकल एंड लॉजिकल रूप से आसानी से एक प्रभावशाली डेटा को एक्सेस करने व हैंडल करने की प्रोसेस क्रिएट करता है। ऐसे सिस्टम को ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि डेटा मतलब होता है जानकारी, बेस मतलब आधार और मैनेजमेंट मतलब रखरखाव। यानी एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर ऐसा डेटाबेस सिस्टम जिसमें हम किसी जानकारी को एक क्रमबद्ध रूप से सूचीबद्ध तरीके से बना करके रखते हैं, वही कहलाता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये किसी इंस्टीट्यूट का डेटा हो सकता है, किसी सर्कल का डेटा हो सकता है, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या कहीं से भी आप कोई भी डेटा को आप इसमें रख सकते हैं। वह पूरा का पूरा डेटा होता है, यानी जानकारियों का समूह। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को एक बड़ी मात्रा में स्टोर करते हैं। डेटा को स्टोर किया जाता है। आप इसमें फाइल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फाइल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ आप इसमें डेटा को पूरा स्टोर करके रख सकते हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बड़ी मात्रा में इसमें एक प्रॉब्लम भी होती। पहले एक प्रॉब्लम थी कि डेटा को एक ऑर्गेनाइजेशन से अधिक स्थान में हम लोग जब रखते थे, तो वो उसका क्या हो जाता था, डुप्लीकेट बन जाता था। वर्तमान में यह एक बड़ी प्रॉब्लम अगर मतलब तो पहले थी, लेकिन वर्तमान क्या था कि उसमें जब हम एक डेटा के साथ साथ किसी दूसरे डेटा को मैच करा करके रखते थे, तो वो एक डुप्लीकेट डेटा कहलाता था। मतलब कि एक डेटा क्या हो जाता था, एक दूसरे से जा करके मैच हो जाता था, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, डुप्लीकेट डेटा बोलते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा डुप्लीकेट डेटा नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में एक से अधिक स्थान में डुप्लीकेट हो जाता है, जिससे डेटा क्या होता है, प्रभावित होता है। DBMS इस तरह की सभी प्रॉब्लम का समाधान करता है। यानी वर्तमान में इस प्रकार से कोई भी मतलब प्रॉब्लम जो अगर आएंगी, तो उसका यहाँ पर DBMS में क्या, DBMS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका पूरा नाम। और DBMS जो होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग कि डेटाबेस जो है, DBMS जो है, कुल मिला करके एक प्रकार का बॉक्स है, जिसमें मतलब कि बड़ी मात्रा में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आजकल आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। एक जटिल प्रॉब्लम जो डेटाबेस को मैनेज करके रखता है, वो क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। यानी
ऐसा संपूर्ण प्रकार का डेटा जब हम किसी पूरे के पूरे डेटा को एक मैनेज करके एक स्थान पर रखते हैं, वो पूरा डेटा आपको कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से हम उसको जान सकते हैं। ये पूरे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उठा लीजिए, या फिर आप किसी भी संस्था का डेटा उठा लीजिए, या फिर आप कहीं से भी कोई भी डेटा अगर आप उठाएंगे तो ये सारा का सारा डेटा जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। यूनिट में आज आपको पूरा समझा दूंगा। तो आप सभी लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरे के पूरे जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वे सारे बच्चे यहाँ पर क्या करें, क्लास को ज्वाइन करें, ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें आपको ध्यान देना है कि डीबीएमएस में क्या है, विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे कि डेटाबेस में डेटा को डालना, ठीक है। डीबीएमएस में हम क्या बनाते हैं, फाइल बनाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि टेबल किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। तो डीबीएमएस में विभिन्न कार्य, जैसे कि डेटाबेस में डेटा डालना, डेटा को अपडेट करना, सेव करना या डिलीट करना, ये सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि वाई यूज़ अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब दो या दो से अधिक टेबलों के बीच में जब डेटा को ऐड करवाया जाता है। मान लीजिए हम एक टेबल क्रिएट करवाते हैं, उसके पश्चात दूसरी टेबल क्रिएट करवाते हैं, फिर तीसरी टेबल क्रिएट करवाते हैं। ऐसा अगर हम एक से अधिक टेबल क्रिएट करके जब डेटा को बनाते हैं, डेटा को जब पूरा चेंज हम कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको पूरा थ्योरी यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। उसके पश्चात मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो भी पूरा यहाँ पर दूंगा। तो आरडीबीएमएस अपनी डेटाबेस संरचना के कारण रिलेशनल कहलाता है। यानी रिलेशन का मतलब होता है कि इसमें एक नहीं बल्कि दो टेबल का डेटा एक साथ हम मैच करके लिख सकते हैं। मान लो एक राम नाम का कोई व्यक्ति है और एक श्याम नाम का कोई व्यक्ति है। उन दोनों व्यक्तियों के मध्य हमने अलग अलग टेबल अगर बना दिया है, अब हम चाहते हैं कि वो दोनों टेबलों को डेटा को हम एक जगह देखना चाहेंगे, एक ही स्थान पर देखना चाहेंगे। तो उसके लिए जो होता है कुल मिलाकर के उसी को कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस उसको कहते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोसेस या फिर ट्रांजेक्शन को दो टेबल में स्टोर करना सिंपल मेथड होता है। यानी दो अलग अलग टेबल अगर आपको बनाना है तो इसकी सिंपल मेथड होता है। आरडीबीएमएस के संदर्भ में दो टेबल एक रिलेशन है, ठीक है। जब दो टेबल बनती हैं, आगे मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा इसका, आप बस क्लास में बने रहिएगा। तो दो टेबल जो होती हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। और वास्तविक जीवन में हम ऑब्जेक्ट या वस्तुएं पाते हैं, इनकी अपनी कुछ भिन्न वैल्यू होती है। अलग अलग प्रकार की वैल्यू हम अलग अलग टेबल में प्रोवाइड कर सकते हैं, और उन्हीं टेबल को मिलाकर के हम एक नई टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। और वही नई टेबल जो बनती है उसी को बोला जाता है क्यूरी। वो जो नई टेबलों का समूह होता है, या दो से अधिक टेबलों के समूह को, या फिर सिंगल टेबल का सिलेक्टेड डेटा देखने के लिए। यानी किसी टेबल में अगर बहुत सारा डेटा है तो उस डेटा में से सिलेक्टेड डेटा, यानी जो हमारे काम का है, उस सिलेक्टेड डेटा को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ किया जाता है, यानी क्यूरी का यूज़ किया जाता है। तो वास्तविक जीवन में हम ऑब्जेक्ट या वस्तुएं पाते हैं तो इनकी अपनी कुछ भिन्न वैल्यू होती है, और ऑब्जेक्ट एंटिटीज़ कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट एंटिटीज़ कहलाते हैं। मतलब कि एक अलग अलग वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समान एंटिटी का ग्रुप एंटिटी सेट कहलाता है। सामान्यतः इन एंटिटी सेट के बीच एक से अधिक रिलेशनशिप पाई जाती है। एंटिटी सेट के बीच में एक से अधिक रिलेशनशिप पाई जाती है। इन एंटिटी सेट के बीच संबंध टेबल के मध्य से प्रदर्शित किया जा सकता है। आप एक टेबल के मध्य से दूसरा टेबल मान लीजिए आप प्रदर्शित अगर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको भी बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक स्कूल में एक स्टूडेंट अगर है, मान लो एक स्कूल में अगर स्टूडेंट अगर एक है, तो वो ऐसे एंटिटी सेट होता है जो सभी स्टूडेंट का संकलन करेगा। कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान देना है कि एंटिटी सेट है जो सभी स्टूडेंट का संकलन करेगा। इसे शिक्षक नाम के एंटिटी सेट से आसानी से अलग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, स्टूडेंट का अपना एक अलग समूह होगा और स्टूडेंट का अपना एक अलग समूह होगा, वैसे टीचर का भी यानी कि शिक्षक का भी अपना एक अलग समूह होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग एंटिटी सेट कहलाएंगे। ठीक है, दोनों क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, अलग अलग एंटिटी सेट कहलाएंगे। उसके पश्चात जो ऐसे शिक्षकों का संकलन करते हैं जो उन्हें स्कूल में पढ़ाते हैं, इस प्रकार से पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट भी एंटिटी सेट होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाएगा तो वो अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वैसे एक स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट है उसको कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा तो वो उसको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। वैसे एक ही स्टूडेंट को तीसरा टीचर पढ़ाएगा तो वो अपना अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षक नाम का एंटिटी सेट से आसानी से अलग अलग हम कर सकते हैं जो ऐसे शिक्षकों का संकलन करता है जो उस स्कूल में पढ़ाते हैं। इस प्रकार पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट भी क्या कहलाते हैं, एंटिटी सेट कहलाते हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। कोर्स के बीच में भी एक एंटिटी सेट होगा। एंटिटी सेट का मतलब होगा संबंध, यानी कोर्स के बीच में तो मान लीजिए एक DCA है, PGDCA है, BCA है।
तो ये अलग अलग कोर्स हैं, लेकिन इनको कोर्स को करेगा कौन? तो हम ही लोग करेंगे। तो कोर्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, इसे रजिस्ट्रेशन नाम दिया गया है। एक स्टूडेंट अपने अनुसार चुने गए सब्जेक्ट में पढ़ सकता है, वह एग्जाम दे सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा? परीक्षा और सब्जेक्ट के बीच में संबंध होगा। जैसे अगर एक स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में संबंध होगा, वैसे ही एक स्टूडेंट अगर किसी विषय को पढ़ रहा है तो उस स्टूडेंट और विषय के बीच में संबंध होगा। लेकिन उसी टीचर को उसी स्टूडेंट को कोई दूसरा टीचर भी पढ़ा रहा है तो उस स्टूडेंट और उस टीचर के बीच में संबंध होगा। अगर उसी टीचर के द्वारा दूसरी क्लास में जाकर के दूसरा विषय पढ़ाया जा रहा है तो वो उनका और उसका संबंध होगा। वैसे एक सब्जेक्ट के, मान लीजिए कि अगर आप डीसीए में पढ़ रहे हैं तो डीसीए में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, मान लो पीजीडीसीए में 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट के लिए 4 अलग अलग टीचर अगर आपको पढ़ाते तो उन चारों अलग अलग टीचरों में आपके साथ चारों के अलग अलग संबंध होते ना। क्यों? क्योंकि कोई आपको पीसी पैकेज पढ़ा रहा है, कोई एक्सेस पढ़ा रहा है, कोई पावर पॉइंट पढ़ा रहा है, कोई जो भी पढ़ा रहा होगा, तो वैसे अलग अलग संबंध होंगे, तो वही कहलाते हैं आपके एंटिटी सेट्स। मतलब एक स्कूल में एक स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटिटी सेट कहलाएंगे जिनके हर एक टीचर के साथ अलग अलग संबंध स्थापित होंगे। किस आधार पर? जिस आधार पर वो जिस स्थिति में वो विषयों को पढ़ा रहे हैं, जो विषय वो पढ़ा रहे हैं उस आधार पर उनके बीच में संबंध स्थापित हो सकते हैं। उसके बाद पश्चात हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन क्या है? डेटाबेस डिज़ाइन मतलब ओवरव्यू कैसे हम देख सकते हैं। तो फिजिकल डेटाबेस की संरचना में निर्माण के लिए किसी भी संगठन की आवश्यकताओं को जमा अथवा एकत्रित किया जाता है। फिजिकल डेटाबेस का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी स्थान का अगर डेटा को उठाना है या फिर डेटा को अगर जमा करना है, यानी डेटा यानी जानकारी को अगर आप जमा करना चाहते हैं, तो उस डेटा के निर्माण के लिए किसी भी संगठन आवश्यकताओं को जमा अथवा एकत्रित किया जाता है। तो आपको हर एक संगठन हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सभी जगहों का डेटा को क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा, डेटाओं को एकत्रित करके एक स्थान पर रखना पड़ेगा। यूज़र की आवश्यकताओं से डेटाबेस की संरचना के निर्माण को डेटाबेस डिज़ाइन कहा जाता है। यानी हमारी आवश्यकता जितनी है, तो हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारी जो आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता के अनुसार साधारणतः जो मतलब कि अगर हमको जितने डेटा की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे मुझे अगर किसी स्टूडेंट का अगर डेटा बनाना है तो उस डेटा में मैं क्या करूँगा? उसका नाम हो गया, उसका काम हो गया, उसका धाम हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, जितनी चीज़ों की मुझे आवश्यकता पड़ रही है उतने ही चीज़ों को मैं क्या करूँगा? फील्ड नेम और फील्ड प्रॉपर्टी के रूप में लूँगा। तो वही आपका क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वही आपका कहलाता है डेटाबेस डिज़ाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटाबेस डिज़ाइन। डेटा की डिज़ाइन क्या होती है, डेटाबेस डिज़ाइन किसे कहते हैं, वो चीज़ वहाँ पे आपकी स्पष्ट हो जाएगी। उसके पश्चात हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करने वाले हैं तो आवश्यकताओं का एकत्रीकरण विश्लेषण। तो साधारणतः जो है निम्नलिखित चरणों की सहायता से आप डेटाबेस डिज़ाइन हम लोग कर सकते हैं, जिसमें पहला चरण हमारा आ जाता है। वो पहला चरण हमारा है यहाँ पे कि आवश्यकताओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण। तो डेटाबेस प्रक्रिया का एक सबसे महत्वपूर्ण जो इनपुट, कहने का मतलब इनपुट एक संगठन की आवश्यकताओं का इंस्टॉलमेंट होता है। यानी आपको जितने अगर डेटा की आवश्यकता पड़ रही है, जो जानकारी की अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? इनपुट। तभी इनपुट की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? डेटा को ऐड कराएंगे। तो एक संगठन की आवश्यकता का इंस्टॉलमेंट होता है। आवश्यकताओं की गलती व विकार परिभाषा का मुख्य कारण है। इससे डेटाबेस की मुख्य उपयोगिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे इसमें बदलाव होना संभव नहीं है। यानी बदलाव करना असंभव है। अगर एक बार मान लीजिए आवश्यकताओं का एकत्रीकरण विश्लेषण, ऐसी तमाम प्रकार की अगर आपने चीज़ों को रख लिया जिनकी आपको मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ रही थी, तो आप उनको फिर बदल नहीं सकते। ठीक है, बदलाव करना मतलब संभव नहीं होता। इस कारण ऐसी चीज़ों को हम लोग आवश्यकताओं के एकत्रीकरण के अंतर्गत रख लेते हैं। दूसरा होता है आपका विचारात्मक डिज़ाइन। विचारात्मक डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं, पहले स्टोर में एकत्र की गई आवश्यकताओं से एंटिटीज़ व उनके बीच का रिलेशन जो होता है वो स्पष्ट हो जाता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन के विषय में पता चलता है कि डेटाबेस डिज़ाइन के दूसरे स्टेप का उद्देश्य जो है वो डेटा मॉडलिंग कहा जाता है। जो डेटा बेस डिज़ाइन के जो दूसरे स्टेप का जो उद्देश्य होता है वो क्या कहलाता है? डेटा मॉडलिंग कहलाता है। इसको आप याद रखेंगे। उसके पश्चात होता है तीसरा होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन। तो इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन जो होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? आप ये डिज़ाइन का स्टेप डेटाबेस डिज़ाइन के स्टेप से प्राप्त हुआ है। यानी अगर आप डेटाबेस को स्टेप बाय स्टेप प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइंस होते हैं। विचारात्मक डेटा मॉडल से प्राप्त होता है ये। इसे लॉजिकल मॉडल में परिवर्तित भी किया जा सकता है। लॉजिकल मॉडल का मतलब ये होगा कि अगर आपने एक तो आपके पास क्या होगा, अगर आप विचारात्मक मतलब आपके मन में अगर कोई विचार उठ रहे हैं तो
तो उस विचार के अनुसार आपने क्या किया है, डेटा को क्रियान्वित किया, यानी कि डेटा की संरचना का निर्माण आपने किया है। और उसके पश्चात फिर क्या है आपका इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन, यानी आपने विचारात्मक डेटा तैयार किया है और इसे लॉजिकल मॉडल में अगर आप परिवर्तित किया है। कुल मिला करके आपने जो मन में सोचा तो वो तो आपका वैचारिक मानना था, यानी कि वो विचार आपके मन में उत्पन्न हुआ था, उसको आपको क्या करना है, उसको अब आपको क्या करना है, एक डिज़ाइन प्रस्तुत करना है। यानी उसको आप लॉजिकल का मतलब उसको अपने लॉजिकल रूप से सोचा और उसको आपने परिवर्तित किया। परिवर्तित करने तो यही जो होता है वो एक DBMS से RDBMS की विशेषताओं को प्राप्त करेगा। यानी DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो इसको आपको समझने की आवश्यकता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वह मतलब कि डेटा है जिसके माध्यम से हम 2 या 2 से अधिक डेटा, यानी 2 या 2 से अधिक टेबल हो गया, क्यूरी हो गया, फॉर्म, रिपोर्ट, इन सभी की जानकारियों को आपस में एक मर्ज करवा सकते हैं। यहाँ आपस में हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से मिला करके लिख सकते हैं। वही आपका कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट RDBMS, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पेपर में क्वेश्चन पूछता है DBMS क्या है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो इसको आपको याद रखना है। दोनों में बेसिक अंतर यही होता है। डेटा बेस का मतलब ये होता है कि मुख्य रूप से जानकारी को हम एकत्रित करके रखते हैं तो डेटाबेस कहलाती है। और जब किसी जानकारी को हम लोग क्या करते हैं कि पार्ट में मतलब अलग अलग पार्ट की जब बटी जानकारी को हम जब एक साथ संयुग्मित करके एक ही स्थान पर लिख देते हैं, बना देते हैं, तो वही कहलाता है RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके पश्चात फ्रेंड्स नेक्स्ट होता है आपका फिजिकल डिज़ाइन। क्या होता है, चौथे नंबर का यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, वो है आपके पास फिजिकल डिज़ाइन। तो फिजिकल डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि एक फिजिकल डिज़ाइन की प्रोसेस विचारात्मक डेटा मॉडल से बनी लॉजिकल डेटाबेस संरचना से होती है। ठीक है, फिजिकल डिज़ाइन की जो प्रोसेस होती है वो विचारात्मक डेटा मॉडल से बनी लॉजिकल डेटाबेस संरचना होती है, जो कि फिजिकल डेटाबेस संरचना बनाने की प्रोसेस है। ठीक है, यानी फिजिकल बेस बनाने की प्रोसेसिंग का मतलब यही है कि आपको सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा, और जब आप सोचने के पश्चात पूरा जब विचार आपका बनकर के तैयार हो जाएगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि लॉजिकल डेटा में परिवर्तित कर सकते हैं, फिजिकल डेटा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेटाबेस की थोड़ी संरचनाएं थी, यानी ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन हम किस प्रकार से कर सकते थे। अब हम बात करने वाले हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन। डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और डेटा नॉर्मलाइजेशन का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जटिल विचारात्मक डेटाबेस संरचना, यानी कि जटिल डेटाबेस संरचना को छोटे छोटे संरचना में, यानी कि डेटाबेस संरचना को छोटे छोटे मैनेज करने योग्य संबंधी में बांटा जा सकता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि डेटा नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जटिल विचारात्मक डेटाबेस संरचना को छोटे छोटे मैनेज करने योग्य संबंधित डेटा में आप बांट सकते हैं, यानी छोटे छोटे डेटाबेस में आप उसको बांट सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अच्छी क्वालिटी से संबंधों के स्कैम या फिर संबंधों को क्या करता है, उत्पन्न करती है। ये संबंध डेटाबेस के कार्यों के निष्पादन को पूरा करते हैं। नॉर्मलाइजेशन बटन या अप की स्थिति में अत्यंत क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ तक कि प्रत्येक यूज़र के व्यू को आसानी से व स्थायी संरचना में विभाजित भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि टॉप डाउन जो अप्रोच में भी मतलब रिलेशन की मतलब कि स्कैम को नॉर्मलाइज करके डिज़ाइन करके बनाई जा सकती है। यानी नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है। नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है फ्रेंड जिसके माध्यम से जो विचारात्मक जो जटिल जो डेटा है, यानी कि जो कठिन जो डेटा होता है, यानी जानकारी होती है, उसको पार्ट में यानी छोटे छोटे पार्टों में मैनेज करके आप उसको देख सकते हैं और उसको मतलब कि आप पढ़ने योग्य बना सकते हैं। यानी पढ़ तो सकते हैं लेकिन समझने योग्य बना सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग जो होती है वो डेटा नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेटा नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं अब डेटरमिनिंग टेबल की। डेटरमिनिंग टेबल क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो हमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में टेबल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी जटिल डेटा को अगर हम सरल रूप में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि टेबल की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को आप ध्यान देना है। टेबल हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर यदि हम डेटा को टेबल स्ट्रक्चर में रख करके ऐसे ही ऐड करते हैं तो हमें इसे रीड करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होगी। यानी कि
आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में टेबल की आवश्यकता होगी। टेबल हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि हम डेटा को टेबल स्ट्रक्चर में रख करके ऐसे ही ऐड करते हैं तो इसे रीड करने में डिफ़िकल्टी हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने सारे डेटा को अलग अलग टेबल में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग टेबल में अगर हम लोग डेटा को रखेंगे तो हमारा डेटा एक साथ अलग अलग स्टोर रहेगा, तो हमको उसमें क्या होगी, पढ़ने में भी आसानी होगी। और पढ़ने में आसानी के साथ साथ क्या होगा कि हम उस डेटा में अगर कोई त्रुटि को सुधार करना चाहते हैं तो हम उन त्रुटि को सुधार भी कर सकते हैं। इसलिए हमें टेबल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अलग अलग टेबल में आप अलग अलग डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, अलग अलग डेटा को बना करके भी आप संजो करके रख सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपसे बात किया कि डेटा नेमिंग मतलब कि जो टेबल्स होती है, टेबल क्या है, टेबल मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, टेबल होता है। टेबल में ही हम संपूर्ण प्रकार से डेटा को क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। टेबल ही हम तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कल बताया भी था, इस एक्सेस के प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया था कि इस व्यू पर जाने के पश्चात हम डिज़ाइन व्यू पर जब टेबल को ओपन करेंगे, देखेंगे टेबल 1 के नाम से डेटा सेव होगा और ये पूरा का पूरा डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर टेबल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो कल मैंने आपको प्रैक्टिकल करते समय इसके बारे में बताया था कि हम टेबल में किस प्रकार से काम कर सकते हैं और टेबल में किस प्रकार से हम डेटा बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। थ्योरी पढ़ाने का मेरा मतलब यही है कि आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएँ, उसके पश्चात हम आगे अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले थे कि महत्वपूर्ण पार्ट है, हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यदि फील्ड क्रिएट नहीं करना है तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि डेटा क्या होता है। डेटा यानी कि जानकारी, और टेबल मतलब क्या होता है कि टेबल में हम जानकारी को ऐड करवाते हैं। जानकारी के स्वरूप को हम लोग क्या करते हैं, टेबल में ऐड करवा सकते हैं। जैसे आपने फील्ड नेम, फील्ड का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्र, जैसे आपका नाम, आपका काम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब क्या है, फील्ड हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं हम लोग डेटा मीनिंग फील्ड की, कि फील्ड क्या होता है। तो देखेंगे फील्ड का मतलब होता है कि हमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में फील्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। हम इस फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये जो डेटा नॉर्मलाइजेशन की जो फील्ड है, इस फील्ड में मतलब कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में, नॉर्मलाइजेशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि अनेक प्रकार से डेटा को छोटे छोटे पार्टों में बांटना, वही कहलाता है डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो हमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में फील्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यदि हम फील्ड क्रिएट नहीं करते तो यह हम उसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर यदि इन्फॉर्मेशन स्टोर करा भी लिए तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। हमें फील्ड की आवश्यकता होती है। आप कोई भी काम कर लो, हर काम को करने के लिए आपको फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। डेटा मीनिंग रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस, देखिए आगे हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं डिटरमिनिंग रिलेशनशिप क्या होता है। अभी आपको रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक टेबलों के डेटा को हम एक जगह स्थापित करना चाहते हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है। प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाई जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग टेबल में बांट सकते हैं। ठीक है, याद रखना, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग टेबल में बांट सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम यह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये पहचान नहीं कर सकते कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये डेटा है या नहीं है। इसलिए क्या होता है कि हम उन सारे टेबल के फील्ड नेम की सहायता से एक दूसरे टेबल के बीच में क्या करते हैं, रिलेशनशिप को बनाते हैं। रिलेशनशिप मतलब कि एक टेबल से दूसरे, मैंने मान लीजिए कि एक बैहर का इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बालाघाट का है, एक भोपाल का है। तो अगर आपने इन तीनों जगह के डेटा को अगर एक साथ अगर स्थिर करके अगर लिख दिया है तो ऐसे पहचान कैसे आएगा कि एक बालाघाट का है, एक बैहर का है, एक भोपाल का है। तो इसी कारण से क्या किया जाता है, डिटरमिनिंग रिलेशनशिप दर्शाई जाती है। तो एक टेबल यानी जैसे बैहर के टेबल बालाघाट, बालाघाट से भोपाल, इस प्रकार से इनमें क्या होता है कि रिलेशनशिप बनाते हैं और इसी रिलेशनशिप के माध्यम से हम उन्हें आसानी से क्या करते हैं, पहचान कर सकते हैं, यानी आसानी से उनकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं। इसीलिए हमें रिलेशनशिप की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो अलग अलग डेटा को अगर हम जब दर्शाना चाहते हैं कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं, मान लीजिए देखिए भोपाल रहे, जबलपुर रहे, बालाघाट रहे या फिर बैहर रहे, काम तो उनका एक ही हो रहा है ना, स्टडी, यानी कि स्टडी कर ही रहे हैं, वो पढ़ाई के लिए ही काम हो रहा है। तो इसी कारण से उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाती है। तो वही रिलेशनशिप की हमको क्या पड़ती है,
आवश्यकता पड़ती है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसी को डेटा रिमेनिंग रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंटीग्रिटी रूल्स क्या होते हैं। इंटीग्रिटी रूल्स क्या है, इंटीग्रिटी रूल्स लगाए क्यों जाते हैं। तो क्या होता है, इंटीग्रिटीज के बीच में रिलेशनशिप होती है। एंटिटी के बीच में संबंध तो रूल्स है जो एंटिटी के मध्य में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एंटिटी सेट स्टूडेंट या फिर सब्जेक्ट के मध्य होने वाले जो एक्सटेंट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। सब्जेक्ट और फैकल्टीज़ के बीच में रिलेशनशिप टीचिंग है, तो विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप हम दर्शा सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई रूल्स का मतलब तो नियम होते हैं, कोई नियम जब लगाए जाते हैं तो उनको रूल्स कहते हैं। और वैसे ही मतलब कि MS एक्सेस पर भी क्या लगाए जाते हैं, रूल्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि अगर मान लीजिए एक अगर विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उस बच्चे के बीच में और उस विद्यालय के बीच में एक रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। तो रिलेशनशिप का पहला प्रकार देखते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप, ठीक है। फर्स्ट प्रकार क्या हो जाएगा, 1-to-1 रिलेशनशिप, जो कि ये बना हुआ है, यानी 1-to-1 रिलेशनशिप। अब मान लो 1-to-1 रिलेशनशिप यहाँ पे आपके सामने है। तो मान लो अगर एंटिटी सेट ए, यानी एंटिटी सेट का मतलब होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ए अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन बी के साथ पूरी तरीके से अगर जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर पूरी तरीके से अगर जुड़ी हुई हो तो उसको बोलेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका कि एक स्कूल में किसी शिक्षक को किसी एक ही विषय को पढ़ाने के लिए बोला गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1-to-1 रिलेशनशिप कहेंगे। क्या कहेंगे, 1-to-1 रिलेशनशिप कहेंगे। लेकिन दूसरा कहता है आपका कि 1-to-many, तो 1 का मतलब तो एक होता है, many का मतलब होता है ढेर सारे। तो अगर मान लो एंटिटी सेट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो एंटिटी सेट अगर 1 है मान लो, तो अगर वो क्या करेगा, एंटिटी सेट बी की एक से अधिक एंटिटी के साथ संबंध दर्शाएगा। जैसे एक स्कूल में एक टीचर जो है वो एक से अधिक सब्जेक्टों को पढ़ा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, वो कहलाएगा आपका 1-to-many रिलेशनशिप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1-to-many रिलेशनशिप कहलाएगा। यानी आपने क्या किया, शुरू से सब लोग क्या में मिले, मतलब मान लीजिए कि एक कंपनी के सारे जितने व्यक्ति थे वो सिर्फ किस में, दूसरी कंपनी किसी एक व्यक्ति से। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक क्लास के सब बच्चे जो हैं, तो एक क्लास का अगर बच्चे को अगर कोई एक टीचर एक विषय पढ़ाता है तो 1-to-1 रिलेशनशिप कहलाएगी। लेकिन अगर एक टीचर अगर एक से अधिक सब्जेक्ट को पढ़ाता है तो वो क्या कहलाएगा, 1-to-many रिलेशनशिप कहलाएगी, ठीक है। उसके पश्चात होता है many-to-many। तो मान लो अगर एंटिटी सेट एक या अधिक एंटिटी सेट बी से अधिक, यानी कि एक टीचर एक से अधिक स्टूडेंट पढ़ाता है और एक से अधिक टीचर को भी पढ़ा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर एक कंपनी वाला एक से अगर अधिक व्यक्ति को अपना शेयर देता है तो वो कंपनी को क्या कर सकता है, वो कहलाएगा many-to-many रिलेशनशिप, यानी सब आपस में मिक्स, ठीक है। टीचर भी एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, स्टूडेंट भी एक से अधिक टीचर से पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा आपका पूरा का पूरा many-to-many रिलेशनशिप कहलाएगा। ये होता है इसका मेन सिंटेक्स, ठीक है। भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इनको आपको ध्यान देना है। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स प्राइमरी की क्या होती है और आपका फॉरेन की क्या होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक जितना मैंने समझाया होगा ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। इसके बाद की क्लास में आपको बताऊँगा फॉरेन की क्या होती है और प्राइमरी की क्या होती है। तो बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।